अस्सलाम वालेकुम। शराय दसूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मेरे साथ तैयब बलोच बोल टीवी से, जनाब इमरान वसीम साहब 90 नहीं, ये भी बोल टीवी से ही हैं 92 तो छोड़ दिया ना आपने। जी जी। और जाज़ेब अब्बासी एक्सप्रेस अखबार और टीवी से। तो जनाब उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो अपना बतौर चीफ जस्टिस 1 साल 6 माह और 25 दिन का अरसा गुजारने के बाद अब रुखसत की तैयारियों में हैं और उनकी जो बतौर जज कैरियर जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंच जाएगा 16 सितंबर 2007 को। लेकिन 2023 16 सितंबर 2023 2007 ऐसे ही पता नहीं क्यों आ गया दिमाग के अंदर। 2007 बड़ा इंपॉर्टेंट साल था। डिप्टी चीफ हुआ करते थे ना, इसलिए आप नहीं, उस वक्त तो माजूल तो ना चीफ तो जो है वो क्या शेर है, देखो वो जा रहा है, रुखसती का वक्त आ गया है, इस तरह का है। देखो वो जा रहा है, हम तो ये कहेंगे देखो जालिमो काजी आ रहा है नहीं, वो तो क्या कि कोई जा रहा है शबे गम गुजार के, कुछ इस तरह का कोई शेर है यार। मेरे ख्याल में जाते सूरज को नहीं देखते लोग, आते सूरज को देखते हैं। अगला जुमला तैयब का अगर मिला देना साथ, हाँ, क्या पूरा हो जाता है। वो क्या बताएं जी। देखो वो जा रहा है शबे गम गुजार के, जालिमो काजी आ रहा है जालिमो काजी। अच्छा, जालिमो काजी आ रहा है वाला जो एपिसोड है ना, वो तो अगले उस पे करेंगे। लेकिन अभी जो इंसाफ की फरावानी हुई है उमर अता बंदयाल साहब के दौर में, तो उस पे ज़रा थोड़ा सा एक जायज़ा डालते हैं, नज़र करते हैं कि उमर अता बंदयाल साहब ने जो, अगर उनको देखा जाए भी, जो मुझे बड़े गौर से जो है वो याद आ रहे हैं, कासिम सूरी का जो अज़ खुद नोटिस था, हाँ, जिसमें वो जब हुकूमत की तब्दीली अदम एतमाद वाला था, उसमें 13 जज साहिबान ने इसकी मशावरत की और उस वक्त मैं 13 जज से या 13 या 14 जज थे उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो अवेलेबल जितने जजेस से उनसे मशावरत के बाद फिर ये उसको नोटिस लिया गया था। बिल्कुल। उसके बाद अदम एतमाद की तहरीक हुई तो PTI ने बड़ी उनको सलावातें सुनाई कि देखें जी इन्होंने क्या किया है। वो लंदन में एक हुआ था मुजाहरा, वहाँ पे वो तस्वीरों पे जूते मारे गए थे या कुछ इस टाइप की तौहीन की गई थी। उसके बाद फिर जो है हमने देखा पंजाब की अंदर एक हुकूमत की तब्दीली का मामला हुआ, ट्रस्टी वज़ीर आला भी इन्होंने बनाया और फिर उसमें फिर 63A का फैसला भी आ गया और उसमें आइन रीराइट करने का 2 जज साहिबान ने कहा। फिर इलेक्शन का जो मामला है उसके अंदर आज खुद नोटिस ले लिया, जबकि पेंडिंग था मामला हाई कोर्ट्स में। उस पर बड़ा जो है वो हुआ सारा कुछ। फिर जो भी लेजिस्लेशन हुई वो चैलेंज हुई और उसमें उड़ा दी गई या उसको इनफेक्टिव कर दिया गया, मतलब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसको इनफेक्टिव करके डाल दिया गया और जो रिव्यू ऑफ जजमेंट है वो तो उड़ा ही दिया। तो उमर अता बंदयाल साहब ने क्या किया और इनकी जो एक रही इनके दौर के अंदर के अदालत मुनक़सिम हुई और हम ख्याल और एंटी हम ख्याल के अंदर बट गई। बिल्कुल। और फिर इन्होंने अपने दौर के अंदर जितनी भी हाई कोर्ट से तकर्रियां की, सीनियरिटी प्रिंसिपल को पसे पुश डाल के जूनियर जजों को जो है वो प्रमोट किया। तो इमरान वसीम, आप ज़्यादा तफसील से इस पर रोशनी डालिएगा, लेकिन उससे पहले जाज़ेब अब्बासी से पूछते हैं कि हाँ, बीइंग ए कोर्ट रिपोर्टर आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कि यार ये क्या हुआ है हमारे 1 साल 6 माह 25 दिन में। शुक्रिया सिद्दीकी साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। जुडिशरी डिवाइड तो रही और ये बिल्कुल वाज़ेह रहा, लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी उसकी मेरे ख्याल में हमें इस पे बात करनी चाहिए कि इसकी वजह भी उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद हैं। एक सबसे पहली कंट्रोवर्सी उठी जजेस की अपॉइंटमेंट वाले इशू पे कि सीनियर तरीन जजेस को ही सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए। इस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट बार भी यह मुतालबा करती रही कि कोई असूल वाज़ेह होने चाहिए, रूल्स अमेंड होने चाहिए, नहीं किए गए। जजेस के अंदर से भी जो सीनियर जजेस हैं उनकी तरफ से भी ये आवाज़ उठाई गई कि कम से कम कोई क्राइटेरिया तय कर लें, वो असूल नहीं तय किया गया। फिर उसके बाद जो दूसरी बड़ी वजह थी वो थी आर्टिकल 184(3) को रेगुलेट ना करना। फुल कोर्ट मीटिंग बुलाकर
इंतजामी सतह के ऊपर मतलब फुल कोर्ट मीटिंग इनके दौर में भी नहीं हुई? नहीं हुई। अभी तो 4-5 दिन हैं, देखते हैं, पता नहीं हो जाए शायद लेकिन और फिर उसके जस्टिस गुलजार के बाद से नहीं हुई। मतलब आसिफ सईद खोसर साहब की रिटायरमेंट पर लास्ट में फुल कोर्ट मीटिंग हुई थी। बिल्कुल साहब ने जब हल्फ उठाया था बंदियाल साहब ने, तब तो फुल कोर्ट मीटिंग की होगी ना पहले एक आध दिन में, वो तो होती है मेरे ख्याल। नहीं, कोई नहीं हुई, वो भी नहीं हुई सुना। वो चीफ जस्टिस के घर पे लंच था एक, तो जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब वाहिद पॉलिटिशियन इनवाइटेड थे वहाँ पे, और वही फिर उनके बेंच में बैठे होते थे तो सहूलतकारी हो जाया करती थी। सिद्दीकी साहब मेरी बात बीच में ही रहेगी। हाँ, मैं ये सर अर्ज कर रहा था, फिर उसके बाद एक आर्टिकल 184(3) को रेगुलेट करने के मामले के ऊपर पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया। कानून बनने से पहले ही इन्होंने सस्पेंड कर दिया और वो आज तक माशाल्लाह से वो केस पेंडिंग ही है। फिर उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू रहा वो, अगर आप बेंच कंपोजिशन देखें, जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल नोयत के केसेस हैं, उन तमाम केसेस में हमें कहीं ना कहीं हम ख्याल जजेस की अक्सरियत मिली उस बेंच में। मिसाल के तौर के ऊपर कहीं ना कहीं इतराज आ गया, कहीं ना कहीं। अच्छा, मिसाल के तौर पे पंजाब इलेक्शंस वाला केस था, जिस तरह से उस केस को टेकअप किया गया, वो खैर हम हिस्ट्री पहले भी बहुत दफ़ा दोहरा चुके हैं। CCPO लाहौर का केस था, उसमें भी जब बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट होने की बारी हुई, 2 जजों पे एतराज़ था और जो 2 उधर से भी उड़ा दिए गए। फिर उसके बाद मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से केस 9 रुकनी बेंच बना, उसमें भी हमें वाज़े 5-4 की तकसीम नज़र आई। मतलब जब भी अगर कोई सीनियर जजेस को शामिल भी किया गया तो वो माइनॉरिटी में ही नजर आए, माइनॉरिटी में ही नजर आए। हाँ, और फिर उसके बाद जितना अरसा जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने कुछ केसेस सुने भी, तो वही 2.5 मरले के ज़मीनों के तनाज़े और वो इस तरह की चीज़ें चलती रही। मतलब सीनियर जजेस को खुदे लाइन लगाई रखा, नज़रअंदाज किया और जूनियर जजेस की अपॉइंटमेंट करके और उनके जरिए से सुप्रीम कोर्ट चलाएगी। तो अपना क्यों ऐसा किया बंदियाल साहब? देखें कयूम साहब, क्यों ऐसा किया या क्यों ऐसा किया गया, हाँ। इस हवाले से मेरे ख्याल से बहुत सारी बातें होती भी रही हैं, इस वीडियो लॉग भी हम करेंगे। लेकिन ये जो तकसीम की आपने बात की और जिसको फर्दर जो है वो एलेबोरेट भी किया जांज़ेब अब्बासी साहब ने, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस में जो इख्तलाफात या जो तकसीम हुई, ये इमरान खान साहब के दौर में पैदा की गई, जब जस्टिस काजी फ़ायज़ के खिलाफ एक रेफरेंस दायर किया गया। उस रेफरेंस के ऊपर जिस तरीके से कार्रवाई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इनिशिएट हुई और उसके ऊपर फिर बेंच बना, बेंच पहले 7 रुकनी था, 7 रुकनी बेंच पे एतराज़ लगा, फिर 9 रुकनी 10 रुकनी बेंच बना, तो वो तकसीम की बुनियाद उस दौर में रखी गई थी जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म हुआ करते थे। ये एक अलग बहस है कि जब बंदियाल साहब ने मनसब संभाला था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने थे, तो उनसे ये तवक्को ज़रूर लगाई गई थी कि जो तकसीम है जज साहबान में, उसको वो किल करेंगे, उस तकसीम को ख़त्म करेंगे। तमाम जज साहबान को साथ बिठा के फुल कोर्ट इजलास बुला के जो भी इश्यूज़ हैं बेंचेस की कंपोजिशन के हवाले से, बेंचेस की कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, आर्टिकल 184(3) को किस तरह से आपने रेगुलेट करना है, किस तरह से एक्सरसाइज करना है, ये तवक्कुआत थी बंदियाल साहब से। लेकिन अफसोस के साथ कि उनका जो 1.5 साल का टेन्योर है वो अब चंद दिनों के बाद अपने इख्तिताम को पहुंचेगा, लेकिन उन तमाम चीज़ों पे तवज्जो भी नहीं दी गई और कोई फुल कोर्ट का इजलास बुला के इस हवाले से डिस्कशन भी नहीं की गई। और अभी जो जांज़ेब अब्बासी साहब बात कर रहे थे जज की तकर्रुर के हवाले से, आप ये देखें कि जमाली साहब के दौर तक जब भी कोई एलिवेशन सुप्रीम कोर्ट में हुई, उसमें आपको अक्सरियत मिलेगी कि जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान थे सिर्फ उन्हें ही एलिवेट किया जाता था, या फिर उनके नीचे जो सीनियर प्यूनी जज होता था, शाज़ो नादर आपको केस मिलेगा कि सीनियर प्यूनी जज को अपॉइंट किया गया, सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया गया और नीचे चीफ जस्टिस जो है वो अपनी जिम्मेदारियां। लेकिन इसकी एक ये भी तो दलील दी जाती है ना कि अगर आपने सीनियरिटी प्रिंसिपल के बुनियाद पर लेके आने हैं लोग, तो फिर जुडिशल कमीशन की क्या जरूरत है? मैं वही बात कर रहा था ना कयूम भाई, देखें अगर 7 सालों तक वो जरूरत जुडिशल कमीशन की जिस मकसद के लिए बनाया गया वो जरूरत पूरी कर रहा था, पीछे से जाएंगे सर, वो जरूरत पूरी कर रहा था। अब इस 2017 के बाद जब पनामा का स्कैंडल आता है, पनामा के स्कैंडल के बाद जमाली साहब रिटायर्ड हो जाते हैं, साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस बन जाते हैं, ऐसी रिक्वायरमेंट क्यों आपको उसकी जरूरत होती है कि आप जूनियर जज को अपॉइंट करना शुरू कर देते हैं? क्योंकि यहाँ पे ये बात की गई और अब भी ये बात की जाती है कि ये जो अदम एतमाद की तहरीक इमरान खान के खिलाफ आई क्यों लाई गई। उसकी एक वजह बताते हैं कि इमरान खान साहब जनरल बाजवा साहब को जो है वो आर्मी चीफ बनाना चाहते थे, जनरल फैज अमीर साहब को बनाना चाहते थे, और ये बात की जाती है कि फील्डिंग इस तरीके से सेट की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वुज़रा बयान दिए करते थे कि हम तो 2033 तक मौजूद हैं, हम तो 35 से पहले जाने वाले नहीं हैं। तो लोग वो देखते थे
कि ये जो जूनियर जैसबान लाए जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो 2023 का इलेक्शन हो वो किसके नीचे कराना है, आर्मी चीफ कौन होगा, 2028 का इलेक्शन हो किसके नीचे होगा, आर्मी चीफ कौन होगा, मतलब तो ये इस तरह की बातें आप कहते हैं कि जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से पॉलिटिकल कंसिडरेशंस जो हैं वो जेरे गौर रही ज्यादा। नहीं, जजेस सियासी क्या? रोल, जजेस- अदलिया का सियासी रोल से क्या जजेस ताल्लुक? क्या यहाँ पे अदलिया का कौन सा आर्मी सियासी चीफ रोल के है? हवाले से भी हुई, आपको नून लीग के सियासत के तो उसमें की भी अदलिया ने है। इस पूरे टेन्योर में जो 1 साल समथिंग टेन्योर बनता है अपना चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का, सारी सियासत का मरकज तो यही रहे हैं। वो कैसे? देखें, अब पूरा इनका जो, देखें मैं ये नहीं कहूंगा कि इन्होंने इंसाफ दिया, इंसाफ इनके बस में नहीं था, इंसाफ इन्होंने दिया नहीं, फैसले जरूर किए। हाँ। और वो भी जो फैसले किए वो सारे टिल्टेड फैसले हैं, तरीके इंसाफ की ही टिल्टेड, हाँ। नहीं टिल्टेड बेल्ट हुए झुकाव रखने था, वाले हैं। ठीक है। वो जो मतलब तराजू है उनका जो है ना वो, हाँ, ये जो तराजू है इंसाफ का एक अलामत होती है, जो सिंबल है, माशाल्लाह क्यों नहीं अच्छा, लगाते? ये तराजू से मुझे याद आया, वो मैं बात कर रहा हूं टोटल यार, झुका हुआ ये रहा। कभी आपने सिद्दीकी साहब ये जो इधर तराजू लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के सामने, कभी नोट किया है इसका जो पलड़ा है इस साइड वाला, हाँ। एक तो है ना मतलब पार्लियामेंट की साइड वाला, और एक है ये बानीगाला के रुख वाला, उस साइड पे थोड़ा सा झुका हुआ दिखाई देता है, आपने कभी फील किया? नहीं मैंने नहीं किया। अच्छा, आप बता रहे थे कुछ। तो सर ये तैयब ने खूब फील किया है। हाँ, नहीं मैंने फील भी किया, और फील क्या अवाम ने भी महसूस किया। गुड टू सी यू सर, गुड टू सी यू से भी हट के ये मैंने आपने या हम हमारे कोर्ट रिपोर्टर ने तो ये इस्तेलाह नहीं दी कि हम ख्याल जजेस, और ना ही इमरानदार जजेस की इस्तेलाह हमने दी, ये इस्तेलाह तो अवाम ने दी ना, अवामी नुमाइंदों ने दी। वैसे क्यों दी? ख्याल वाली AQS लाइव से निकली थी। मतलब है देखें, बात यह है कि अवामी तस्वर आपने या हमने बयान किया ना, और वो क्यों किया कि फैसले एक साइड पे, जैसे इमरान वसीम ने कहा कि तराजू का एक पलड़ा झुका हुआ है, तो बिल्कुल ऐसे ही उनके फैसले सारे ऐसे थे। लगता है। अच्छा, हुआ क्या देखें, शुरू दिन से अब बात यह है कि एक आम छोटी सी बात है कि जब एक जज किसी नहीं, आप शख्स, कैसे कह सकते हैं कि इमरान खान साहब की तरफ झुकाव रहा इनके तमाम फैसलों का? कैसे मसलन? बोले आप। यार देखो ना, अदम एतमाद की तहरीक में इमरान खान की तो हुकूमत चली गई। हाँ वो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, वो हुकूमत चली गई, हाँ। लेकिन पीछे कितने जजेस का प्रेशर था, अभी आपने खुद कहा। अवेलेबल जो जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के 12-13 जजेस, उन्होंने कहा कि इस पे आपको नोटिस लेना चाहिए, इस पे आपको कार्रवाई करनी चाहिए, आइन तोड़ दिया गया। उसमें भी इन्होंने क्या किया, एक मिनट, उसमें भी इन्होंने क्या किया, अपना हम ख्याल बेंच बनाया, बाकी जजेस को शामिल नहीं किया, चाहिए कि ये फुल कोर्ट में बना लेते। फिर उसमें भी कासिम सूरी के साथ रियायत बरती गई, सदर के साथ स्टे पे चलता रहा यार। हाँ, सदर के साथ भी रियायत बरती गई। अगर कोई और बेंच होता तो शायद ये इनके ऊपर अभी तक आर्टिकल 6 भी लग चुका होता। वो तो एक इख्तिलाफी नोट में एक जज साहब ने कह दिया कि इन पे आर्टिकल 6 लगाया जाए, और खिलाफ कार्रवाई की। हाँ चलो, इजाफी में उसने कहा कि आर्टिकल 6 लगाया जाए, तो इन्होंने तो उसके वो किया। अच्छा, फिर देखिए, अब मैं नहीं कह रहा, आपने मुझसे सवाल किया कि भाई क्यों कहा जा रहा है कि भाई ये सहूलतकारी और ये सारा कुछ कैसे, आज तो खुद तहरीक इंसाफ वाले भी कह रहे हैं कि हमें जो इससे उम्मीदें थी, जो हम आज ये उन पे भी पूरा कि बुज़दिल है, इसको भी उसी तरीके से स्टैंड कर देना चाहिए जैसे तरीके इंसाफ वालों ने स्टैंड किया सानिया 9 मई पे, या सानिया 9 मई हुआ तो उन्होंने स्टैंड किया। तो वो यही चाह रहे थे, जैसे हम फोर फ्रंट पे खेल रहे हैं तो ये चीफ जस्टिस भी हमारे साथ फोर फ्रंट पे प्ले कर रहे हैं। नहीं देखो, ये तो देखें, ये तो तासुर की बात तो नहीं है। तो आप कौन से आप फैसले कह रहे हैं कि जनाब वो टिल्टेड नजर आए आपको? 63A आइन रीराइट किया सिर्फ इमरान खान को तख्त लाहौर की शहीद देने के लिए, नहीं किया। 63A आइन को रीराइट किया, वो टिल्टेड नहीं है तो और क्या है? सदर आसिफ अली जरदारी का खत, जो चौधरी शुजात वाला खत था, पार्टी हेड वाला, वो उन्होंने साइड पे करके, और फिर ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल कहते हैं मैं उस टाइम और स्टेट ऑफ माइंड में था, जब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस हवाले से डिफरेंट था, मैं और स्टेट ऑफ माइंड में हूं। ये तो अपने स्टेट ऑफ माइंड भी इन्होंने बदले सहूलतकारी में जाके, ठीक है। फिर आगे देखें कि इन्होंने क्या नहीं किया। ये 14 मई वाला इलेक्शन वाला था मामला, खुद कोर्ट के अंदर, मतलब हाई कोर्ट में पड़ा हुआ है, उसको हाई कोर्ट को डिसाइड करने दो, क्यों आपने उठा लिया? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कैसे इन्होंने बुला लिया? इनकी तो ये सारी चीजें क्या थी? अच्छा, मैं सिद्दीकी साहब ये पूरा साल का अरसा गिने ना, मैं ज्यादा नहीं, साल का अरसा गिनते हैं। तहरीक इंसाफ 16 महीने की PDM का हुकूमत रहा,
चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के कोर्ट से, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के कोर्ट से इनके आप रिमार्क्स देख लें, और खासकर मैं आप स्पेसिफाई कर रहा हूं नैब तरमीम केस को। नैब तरमीम केस में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के बिल्कुल वही रिमार्क्स है जो तरीके इंसाफ का इमरान खान का बयानिया है। ये तो अपनी कोर्ट को इन तरीके इंसाफ के बयाने के लिए इस्तेमाल करते रहे। फिर जो आपने कहा कि गुड टू सी यू वाले दिन पता क्या हुआ था, चलो गुड टू सी यू को तो चीफ जस्टिस कहने के बाद अब तक उसको जस्टिफाई करते रहे, आप चले गए मैं चला गया, कहते हैं जी मेरी तो आदत है गुड टू सी यू कहना, जबकि इससे पहले वो नहीं कहते थे। चलो गुड टू सी यू चलो मान लिया आप कहना आदत है, बेस्ट विशेस देना क्या आपकी आदत है? उसके बाद आपने बेस्ट विशेस तो किसी को नहीं दी मासूम खान के। अच्छा फिर आगे देखें इन्होंने और क्या जुल्म ज्यादती की कि इंसाफ के साथ सुप्रीम कोर्ट के साथ जुल्म ज्यादती हुई है। ठीक है, कि फिर हुआ ये कि 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म जो है उस पर रिव्यू खारिज हो गया, लेकिन 14 मई को इंतखाबात नहीं हुआ, होने ही नहीं थे ना, सहूलतकारी थी, खत्म हो गई। वो कह रहे हैं कि सियासी झुकाव की वजह से सुप्रीम कोर्ट की फैसलों की रिट खत्म कर दी है। ये क्या हो गया, क्या किया उमर अता बंदियाल साहब ने? उमर अता बंदियाल साहब ने ये किया कि जो मोस्ट सीनियर जज थे जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब, उनको साथ लेके नहीं चले। अगर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब को साथ लेकर चलते तो ये जुडिशरी यूनाइट होती। अब देखें ना, जो इमरान वसीम ने भी बात की कि इख्तलाफ की वजह, जो जुडिशरी के अंदर इख्तलाफात की वजह बनी, वो एक जो साबका मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की कोशिश थी कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब को चीफ जस्टिस ना बनने दिया जाए। रेफरेंस दायर हुआ, उसकी बुनियाद के ऊपर जुडिशरी में डिवीज़न आई। आगाज़ तो यहीं से हुआ, जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के अहल खाना को रोस्टम के ऊपर बुलाया गया, खड़ा किया गया, सवालात किए गए और फिर ब्रेक नहीं लगाई गई और फिर उसको आखिरी दम तक ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने, मुनीब अख्तर साहब ने, कि भाई हम ही अक्सरियत में हैं। तो अगर ये इस बात को मान लिया जाता कि अगर जुडिशरी के अंदर कोई इख्तलाफ है वो ज़ाती नोयत का नहीं है बल्कि वो एक कानूनी तौर पे है, किसी असूल के ऊपर है, तो ये इख्तलाफ ना होता। लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि शायद जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब या उनके साथ जो जजेस हैं, उन्होंने शायद इसको ज़ाती इशू बनाया। और अगर ये इसको ज़ाती इशू, ज़ाती पसंद नापसंद और फिर आपस के ताल्लुकात की बुनियाद के ऊपर, और अगर ये पॉलिटिकल डिवाइड नहीं है आपको नजर आई क्या? डिवाइड है। और दूसरा, मैं एक चीज़ की ज़रा, ये जो आप बार बार बात कर रहे थे रूलिंग वाली, रूलिंग में एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। कासिम सूरी साहब ये कह रहे हैं ना जी कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म किया। देखिए, एक कानूनी सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था और वो सवाल ये था कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जमा हो जाए तो क्या उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को किसी रूलिंग के ज़रिए गैर मौसर किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं। जब रूलिंग आ जाएगी, अदम एतमाद की तहरीक जमा हो जाए तो उसके ऊपर वोटिंग के बजाय और कोई चारा नहीं है। ये वो असूल था जो सुप्रीम कोर्ट ने तय किया। नहीं, सुप्रीम के तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही है। मेरे ख्याल से उस फैसला इमरान खान के वो खिलाफ ही आना था, अदम एतमाद वाला। और इसमें एक और चीज़ भी है कि दोहरे मयार भी इसमें विटनेस किए गए बंदियाल साहब के दौर में। पहले ये रूलिंग वाले पे मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं, जैसे जान से बाबा साहब कह रहे हैं, वो जो नोटिस हुआ था ना, जब इधर से कासिम सूरी साहब ने रूलिंग दी, उधर से सुप्रीम कोर्ट ने उसका असकुत नोटिस ले लिया था। गलबन 13 जज साहबान जो अवेलेबल थे सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त, उनकी जानिब से इजलास हुआ, बुलाया गया चीफ जस्टिस बंदियाल साहब ने अपने घर पे, अपनी रिहाइश गाह पे, फिर ये नोटिस लिया गया। तो उस असकुत नोटिस के पीछे जिससे बहुत सारे दोस्त ये बात करते हैं कि देखें वो नोटिस, असकुत नोटिस तो बंदियाल साहब का हलाल था, बाकी उनके आर्टिकल 184(3) के केसेस क्यों हराम है? बात यह है कि उसमें पूरी सुप्रीम कोर्ट बैक पे ठहरी थी। उसके बाद जितने नोटिस लिए गए वो उसमें तो फिर वो पसंद नापसंद की बुनियाद के ऊपर या तरजीहात की बुनियाद के ऊपर लिए गए। आप ये देखें ना कि वो इलेक्शन वाला जो था पंजाब और केपीके वाला, वो जिस तरीके से लिया गया, जब हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ी है, पेशावर हाई कोर्ट में और लाहौर हाई कोर्ट में, आप चलने देते। और फिर उसमें यह भी है कि जहां पे वो 13 जजेस ने इस मुत्तफिक राय के साथ उनके कहने के ऊपर आपने नोटिस लिया, आपका बेंच बन गया, लार्जर बेंच बनाया, किसी ने एतराज नहीं उठाया। और फिर जो दोहरे मयार हमने विटनेस किए, आर्टिकल 63(a) का केस अदम एतमाद से पहले आया था सुप्रीम कोर्ट में, बिल्कुल। और ये अदम एतमाद का फैसला होने से पहले आपको याद होगा कि बंदियाल साहब के प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के जरिए आया ना, मतलब इमरान खान साहब की हुकूमत ने। मैं 4 मिसालें आपको देने लगा हूं। इमरान बड़ी बात कर रहे हैं सर, ये 63(a) का फैसला, अब मतलब समाज चल रही थी, उसी दौरान जो है वो अदम एतमाद की तारीख इन्होंने रूलिंग मुस्तरद कर दी। उसमें उन्होंने खुद अपनी गलती एडमिट की। जब बाबर अवान साहब ने वो लेटर दिया
वो साइफर वाला दिखाया, उन्होंने कहा जी आप इसकी इन्वेस्टिगेशन कराएं। तो अदालत ने कहा कि जब आपने इन्वेस्टिगेशन ही करानी है तो आपने फिर रूलिंग किस तरीके से दे दी। जब आप खुद सच जानना चाहते हैं, आप खुद सच सामने लाना चाहते हैं, आप खुद सच की तलाश में हैं, तो रूलिंग दे के पूरी पार्लियामान को आपने गद्दार करार दे दिया। और 63 डे की प्रोसीडिंग के दौरान अदम एतमाद वाले मामले से पहले बंदयाल साहब के क्या रिमार्क्स थे? बंदयाल साहब के रिमार्क्स थे वोट डाला भी जाएगा, काउंट भी होगा। लेकिन जैसे अदम एतमाद की तरीक कामयाब हुई और फिर यह भी नजर आ रहा था कि पंजाब में भी उस्मान बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद होगा, तो फिर वो जो ऑब्जर्वेशन थी वो फैसले में चेंज हो गई कि नहीं जी आप वोट ही काउंट नहीं हो सकता, काउंट नहीं होगा। काफ लीग के वोट ही निकाल दिए थे, चौधरी शुजात के लड़के काफ लीग के वोट निकल गए। इसी तरीके से अगर आप देखें कि वो जो पार्टी हेड के हवाले से ऑब्जर्वेशन थी इनकी आर्मी अपना 21वीं तरमीम में कि पार्टी हेड ही सब कुछ होता है, पूरी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो उसी के गिर्द ही घूमती है। लेकिन जब वो 63 का पंजाब के हवाले से फैसला देना था रूलिंग के ऊपर, मजारी साहब की रूलिंग पे, तब कहा कि नहीं उस वक्त मेरी रूलिंग का मतलब वो गैर इरादी तौर पे हो गई और स्टेट ऑफ माइंड था। अब ये मर्तबा कुछ नई चीज सामने आ गई, पार्लिमानी लीडर के गिर्द सब कुछ घुमा दिया सारी चीजें। और फिर ये जो पंजाब वाला इलेक्शन का फैसला हुआ जिसमें एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई कि 4 का फैसला, 3 का फैसला, 4 जज साहबान कह रहे हैं कि हमारा फैसला मेजोरिटी का है, 3 जजेस कह रहे हैं कि नहीं आप मिनॉरिटी में हो। कभी सुना आपने? अकलियत के 3 जजेस जो है वो कहे कि नहीं हम अक्सरियत में है। कभी आपने सुना कि एक जुडिशियल ऑर्डर को रजिस्ट्रार के सर्कुलर के जरिए इनफेक्टिव कर दिया? और फिर उससे बढ़ के एक और चीज जो तहरीरी तौर पे आई, जब ये पंजाब और केपी के असेंबली की डेजोलेशन वाला केस चल रहा था, अतहर मिल्ला साहब ने कुछ सवाल लिखवाए थे। हाँ, बिल्कुल। वो सवाल आपने ऑर्डर में शामिल कर लिए थे, लेकिन जब रिटन ऑर्डर जारी किया गया वो सवाल उसमें नहीं थे। चलें उस पे तो अतहर मिल्ला साहब ने खुद कहा ना कि मेरे सवाल आपने लिखवा के निकाल दिया, ये कैसे कर दिया? उन्होंने, जज ने सवाल उठाया, फिर उसके बाद आपने ऑर्डर भी जारी कर दिया, उनकी बात भी नहीं मानी, 4-3 के फैसले की कंट्रोवर्सी भी शुरू हो गई। फिर आप ये देखें कि मुख्तलिफ केसेस में बैठ के आप कहते थे वो अतहर मिल्ला साहब के सवालों को किसी ने लिया नहीं, वो बड़े अच्छा ये तो सारी चीज हो गई बात। हो गई, सही है। मुझे एक बात बताएं कि बंदयाल साहब के दौर के अंदर जो है वो पार्लियामेंट्री सुपरमेसी कायम हुई या पार्लियामेंट को नीचा दिखाने की कोशिश हुई? इन्होंने नीचा दिखाने की कोशिश की, पार्लियामान इनके खिलाफ खड़ा रहा, पार्लियामान ने इनके फैसलों के खिलाफ जो इन्होंने पार्लियामान की सुपरमेसी को अंडरमाइन करने की कोशिश की, उसके खिलाफ उन्होंने करारदादें पास की, याद होगा आपको। फिर इनकी मैं क्या कहूं कि अब मैं लफ्ज नहीं इनके लिए इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन जब पार्लियामान चला गया तो फिर पार्लियामान के खिलाफ फैसले दे रहे हो, भाई उस वक्त देते फिर आप फैसले, ठीक है। पार्लियामान इनके खिलाफ डट के, देखिए जस्टिस मंसूर अली शाह का अभी नैब तरमीम केस के अंदर क्या व्यू था, उन्होंने यही तो उनको बतलाने की कोशिश की कि आप होते कौन है, या 17 जज होते कौन है कि 25 करोड़ अवाम की मुंतखब जो पार्लियामान है उसके कानून को जो है वो आप कलअदम करार देने वाले। यही जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स थे और इन्होंने बिल्कुल वही किया, रिव्यू एंड जजमेंट ऑर्डर हो गया। अगर कॉन्स्टिट्यूशन से मुतसादिम लेजिस्लेशन होगी वो तो स्ट्राइक डाउन होगा। सर कॉन्स्टिट्यूशन भी तब्दील हो चुका है, सॉरी टू से। बात यह है कि जो चीफ जस्टिस अपनी सासू मां की बात को तो अहमियत दे, सुप्रीम कोर्ट की रिवायात को अहमियत ना दे, आइन को अहमियत ना दे, अपने ज़ाब्ता अखलाक को अहमियत ना दे, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को क्या अहमियत देगा, वो पार्लियामान को क्या अहमियत देगा? अब कानून जो आइन जो है वो मेरे लिए और आपके लिए तो वही मुकद्दस किताब है, लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के लिए आइन शायद कुछ और हो चुका है, वरना जस्टिस मंसूर अली शाह को यह ना कहना पड़ता कि भाई चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जो है वो मुतलक उल अनान बन चुके हैं, वन मैन शो, वो आमिर बन चुके हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की रिवायात को पामाल करें। ये मैंने नहीं, मंसूर अली शाह ने कहा, उनके अपने साथी जज ने क्यों कहा कि वो किसी चीज को मान ही नहीं रहे। बनाने की भी बहुत मर्तबा जो है वो दरखास्तें आई कि जनाब फुल कोर्ट बना दिया जाए, 63A के रिव्यू के ऊपर बना दिया जाए, 63A पर बना दिया जाए, और बाकी कौन सी इस पे सिविल एंड मिलिट्री पे बना दिया जाए। नहीं मानने। सर मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्यों चल रही? सर आपको कितना अच्छा हुआ सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हुए? सर सदीकी साहब ऐड करें, कितनी रिक्वेस्टें आई फुल कोर्ट की, पाकिस्तान बार वाले गए, पाकिस्तान के वकला की नुमाइंदा तंजीम के लोग गए कि आप फुल कोर्ट बना दें इलेक्शन वाले केस में, आपका फैसला कोई मानने से इनकार नहीं कर सकेगा, नहीं बना। एतजाज साहब, लतीफ खोसा साहब जाते हैं चैम्बर में, वो कहते हैं फुल कोर्ट बनाए, जितने भी दस्तयाब है फौरी बन जाता है। और उन जज साहबान से पूछे बगैर जिनकी राय आ चुकी है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जब तक आपके पास पेंडिंग पड़ा है हम केसेस की समाअत नहीं करेंगे, आप उनको भी शामिल कर लेते हैं।
मतलब एक ये भी जज तासुर गया साहबान कि के जनाब जारी किए गए नोट्स आप वेबसाइट से उतार देते हैं। दरखास्त गुजारों की, हाँ मतलब ये भी है। देखो मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा था कि सर कभी आपने देखा हो कि सुप्रीम कोर्ट में चलते हुए केस में फ्री कैन एहतजाज बाइकाट कर जाए? कभी नजीर को मिली? ये बंजाल साहब के दौर में अलग अलग और अजीब नजीरें कायम हुई। इसी वजह से मैं कहता हूं कि ये सासू मां का जुरिस्प्रूडेंस इसने अप्लाई किया, जिसकी वजह से ऐसी नजीरें कायम हुई। ऑडियो लीक्स वाले कमीशन में कितना था रिक्यूज करने के वाले से 3 जज साहबान पर इतराज था, उन्होंने रिक्यूज करना था या नहीं करना था? तो उस पर फैसला क्यों नहीं आया यार? उस पर इतना मुश्किल हो गया, मतलब ऑडियो लीक्स कमीशन को स्टे करके रखा। देखें, कुछ केसेस का तो हमें ये लग रहा है कि मकसद फैसले करना नहीं होता, बल्कि उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि उसको गैर मौसर कर दिया जाए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में भी हमने यही देखा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया और फिर उसके बाद वो मामला पेंडिंग रहा। अगर मकसद उसको डिसाइड करना होता तो वो कब का डिसाइड हो चुका होता। बिल्कुल इसी तरह से जो मिलिट्री कोर्ट्स वाला केस है, हम उसमें भी हमें क्लियर नज़र आ रही हैं कि चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब ये मामला अगले चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के ऊपर डाल के खुद निकलना चाह रहे हैं। अच्छा, ये काजी फैज़ ईसा साहब के लिए माइंस तो नहीं बिछा रहे जैसे इनके लीडर तरीके इंसाफ के लीडर जो है पीडीएम हुकूमत के लिए माइंस बिछा के गए थे? कहीं बंदयाल साहब काजी फैज़ ईसा के लिए माइंस तो नहीं बिछा रहे कि उनकी एनर्जी इधर सर्फ होती रहे? लेकिन एक ये भी बड़ा अहम है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर स्टे है। अब ये बंदयाल साहब जो रिटायर हो जाएंगे, इसकी हेयरिंग नहीं हो, स्टे है, तो फिर काजी फैज़ ईसा एज ए चीफ जस्टिस वो क्या करेंगे पता है? देखिए वो बेंच में शामिल नहीं थे। वो क्या होगा? वो बेंच में शामिल नहीं। वो कैसे चलाएंगे सुप्रीम कोर्ट? उनका स्टांस सिर्फ इतना था कि आप इसका फैसला कर लें, और गालिबन वो एक्सपेक्ट करके बैठे थे कि 3-4 हेयरिंग्स में इसका ये फैसला कर देंगे। उनको ये शायद तवक्को ही नहीं थी कि ये सस्पेंड करके और फिर लंबी जो है उसकी तारीख टाल देंगे और फिर ये केस सुना नहीं जाएगा। अभी आप देखें पिछले दिन क्या हुआ। नहीं देखें ना, अब अगर इसी हालत में छोड़ जाते हैं, मतलब स्टे हुआ है कानून, और फिर 184 की पिटीशन आ जाती है, तो वो कैसे लगेगी? नहीं लगने का तो कोई इशू नहीं। उसमें एक है ना बुनियादी, देखो जब इतने सारे केस आ रहे हैं, अभी आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट चैलेंज हो गया है, उससे पहले जो है आम इंतखाबात 90 दिन में कराने के वाले सुप्रीम कोर्ट बार की वो आ गई हैं पिटीशंस, और भी बहुत सारी इतनी आ गई हैं जो आगे इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से बड़ी अहम होंगी। 184(3) के वाले से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पर स्टे है। काजी फैज़ ईसा 13 अप्रैल जब से ही आया, उसके बाद से वो किसी बेंच का हिस्सा नहीं रहे। तो अब आके बतौर चीफ जस्टिस एक कानून स्टे हुआ है, वो उसके ऊपर कैसे बेंच बनाएंगे और क्या होगा? ये कैसे बनेगा, कैसे चलेगी सुप्रीम कोर्ट? फुल कोर्ट बना के तो उसका कोई सोल्यूशन निकालें और फिर कमेटी या जो भी उसका हो। मैं तो ये समझ रहा हूँ केस सुनने में कोई ममानत तो उनके नहीं है। बात जो उनका सोलह पहले सुन लेना नहीं है, 184(3) की है ना जुरिस्डिक्शन के वाले से। 184 की जुरिस्डिक्शन की 84(3) की जुरिस्डिक्शन की बात कर रहा हूँ कि जो भी दरखास्तें आएंगी अब भी टेकअप हो रही है। असल तो सिर्फ इतना सा इशू है कि पहले उस कानून का फैसला करने का जो बेंच बनने हैं वो 5 रुकनी बेंच सुनेगा, कमेटी बैठ के बेंच बनाएगी, कैसे बनाएगी उस कानून का आपने फैसला करना है। ये इन्होंने नहीं किया, इन्होंने स्टे ऑर्डर देके रोक रखा है। फैसला करने से पहले जो है उमर अता बंदयाल साहब चले गए, फैसला नहीं दिया, फैसला नहीं दिया, तो स्टे है ना? स्टे है। स्टे काजी साहब के खिलाफ है। नहीं, काजी साहब के खिलाफ तो काजी साहब सुन सकते हैं ना उसको, लेकिन बेंच में आके बैठ के सुन के उनको डिसाइड कर देंगे। बेंच तो टूट गया। अच्छा फिर नया बेंच तो चीफ जस्टिस बनाएगा। वही ना, फिर कैसे चलेगा? 60 हेड भी नहीं है। कैसे मंसूर अली शाह ने इसका रास्ता दिया है। सर मैं आपको ये नैब तरमीम केस में जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस मामले पे रास्ता जरूर दिया है, जो मैं समझ रहा हूं मेरी अंडरस्टैंडिंग के, कि फुल कोर्ट बैठे। अब वो जो फुल कोर्ट इजलास होना है, फुल कोर्ट बैठेगी, वो इसको मामले को देखेगी। जस्टिस काजी फैज़ ईसा अगर चीफ जस्टिस जब बनेंगे, वो पहला इजलास जो हमें नजर आ रहा है, और उनको शायद यही वो करना भी चाहिए या होगा भी ऐसा, क्योंकि फुल कोर्ट बनेगी, फुल कोर्ट इजलास हो, मतलब फुल कोर्ट इजलास होगा, ठीक है ना? तो फुल कोर्ट इजलास में ये चीज जब तय हो जाएगी, ठीक है ना, उसके बाद फिर रास्ता निकल आएगा। रास्ता अभी भी है, रास्ता कोई रुकावट नहीं है। मैं इमरान ये कह रहा हूँ कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब रिटायर हो गए, तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सस्पेंड है। तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सस्पेंड है, तो इस वक्त जो राइज असूल है वो क्या है? बेंच कंपोजिशन का इख्तियार किसके पास है? 1980 के रूल्स चीफ जस्टिस। तो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस होंगे। यही तो कह रहा हूँ, कोई रुकावट नहीं इसमें, तो कोई वो उसको लगा के उसको डिसाइड कर देंगे। तो फिर ये जब 9 रुकनी बेंच बना, एक मिनट है, जब ये 9 रुकनी बेंच बना था मिलिट्री कोर्ट्स फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ, तो उस वक्त क्यों नहीं उसके अंदर बैठे? उस वक्त भी तो स्टे था।
उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि आर्टिकल 184(3) को रेगुलेट जब तक ना हो उस वक्त तक ये 184(3) की पिटीशंस हैं। वही ना 184(3) की पिटीशन है ना भाई, मैं यही तो कह रहा हूँ। साहब आप वो क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं? इस टाइम तकसीम ये है, नहीं इस टाइम तकसीम ये है कि जो जजेस काजी फैज ईसा साहब हो गए, जस्टिस मंसूर अली शाह हो गए और बाकी जो जजेस की राय, सदर तारिक मसूद, एक मिनट, उनकी राय आ चुकी है कि स्टे होने की वजह के बावजूद कानून खत्म नहीं हो सकता, वो फील्ड में मौजूद है। ये उनकी राय है, बात बिल्कुल ठीक है ना। वो इस कानून को मान रहे हैं, कानून फील्ड के अंदर मौजूद है, वो उसी कानून के तहत नहीं बैठे और ना वो बैठेंगे। जो मैं कह रहा हूं फुल कोर्ट वाला मामला वही आएगा, या लार्जर बेंच बनाएंगे, लार्जर बेंच बना के उसका फैसला करेंगे, फिर वो जाएंगे 3 रुकनी कमेटी के। नहीं सुन रहे, वो ये कह रहे हैं कि पहले इसको सुन के इसका फैसला कर लें। कमेटी बेंच बनाएगी, आर्टिकल 184(3) को कैसे इस्तेमाल करना है, कानून वैलिड है इनवैलिड है, पहले इसका फैसला कर लें। और अगर फैसला नहीं होता तो तब जितने भी केसेस हैं आर्टिकल 184(3) के आप फुल कोर्ट में सुने। मुझे एक बात बताएं, एक जान से माजरत के साथ उस बेंच में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में काजी फैज नहीं साहब है, शामिल हैं? नहीं है ना, लेकिन तो उन्होंने ये तो नहीं कहा फौजी ट्रायल वाला तो है ना। नहीं सुनूंगा काजी साहब अपना, काजी साहब कह रहा हूँ नहीं, वो 184(3) का था ना, मिलिट्री ट्रायल, मिलिट्री ट्रायल वाला जो है, मुझे ये बताएं, मिलिट्री ट्रायल वाला जो है वो 184(3) की पिटीशन थी ना। मामला तो वहां पे वो क्यों उठे? वो उन्होंने तो लिख के दिया यार, आप लोगों को अब भूल गए आप लोग सारे। तो उन्होंने यही कहा ना कि स्टे के ऊपर कानून खत्म नहीं होता, स्टे की वजह से कानून खत्म नहीं होता। ये काजी साहब की तो यही राय है जो उन्होंने अपने नोट में भी लिखी कि स्टे है लेकिन कानून तो खत्म नहीं हो जाता। तो उन्होंने कहा मैं तो उस कानून को फॉलो कर रहा हूं, वो कानून तो फील्ड में मौजूद है। एक तरफ अदालत का स्टे है, हाँ। स्टे का मतलब है कि उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होगा, नहीं होगा, वो मुअत्तल है, मुअत्तल, लेकिन कानून तो मौजूद है। ठीक है, अगर एक कानून मुअत्तल है तो फिर आप अगर उस तरह से आप बनाएंगे तो वो उसकी वायलेशन नहीं हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर। काजी साहब ने, अगर वो जजेस की तीन कमेटी से बनाते हैं मिलके बात, काजी साहब ने कहा था कि नए कानून के बाद या कानून को बहाल करना होगा। देखिए काजी बहाल करने के लिए बेंच बनाना होगा, स्टे निकालना होगा, स्टे निकालना को यही तो बात कर रहे हैं। मामला ये चल रहा है 184(3) में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कहते हैं कि वो कमेटी ऑफ जजेस बनाएगी। सिद्दीकी साहब मामला ये चल रहा है, काजी फैज ईसा साहब और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, उनकी राय ये है कि जो नया कानून है उसके बाद जो ये बेंच बन रहे हैं इनकी कोई ऐनी हैसियत नहीं है। याद हो आपको, उन्होंने तो बकायदा ये जो ऐनी हैसियत अभी नहीं भी है। मंसूर शाह साहब ने कहा कि अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट रह गया तो फिर 184(3) में होने वाले फैसले 13 अप्रैल के बाद उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। बेंच की तश्कील भी ऐनी नहीं है, उन्होंने तो यही कहा ना। तो यही ये जो 9 रुकनी बेंच था, यही तो मैं कह रहा हूँ। मैं जो कह रहा हूँ, मैं भी यही कह रहा हूँ। आपने उससे ये सुप्रीम कोर्ट चलेगी कैसे? फुल कोर्ट सर, फुल कोर्ट समझ नहीं रहे सर मैं। और इसका जवाब सर यही है कि बेंच की तश्कील का जो इख्तियार है वो चीफ के पास है, काजी फैज ईसा साहब के पास जाएगा। क्या वो 3 को बनाए या सिंगल करे? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ना, चीफ जस्टिस ऑफ, मतलब है कि वो एक्सेप्ट करेंगे स्टे, ठीक है ना 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 क्या मतलब है? सदीकी साहब मैं वही कह रहा हूँ कि ना क्या मतलब है? बड़ा क्लियर है, कोई इसमें भाम नहीं। आप अपने सुनने वालों को कंफ्यूज कर रहे हैं। सिर्फ 4 व्यूज के चक्कर में 4 व्यूज मैं आपको ले दूंगा अपने घर में। नहीं व्यूज की बात नहीं है, सीधा क्लैरिटी में होनी चाहिए। नहीं यार, मेरे सामने ये सवाल है ना यार, सवाल फुल कोर्ट हल है, फुल कोर्ट हल है, जवाब भी आपको देते हैं, फुल कोर्ट हल है। कैसे चलेगी सुप्रीम कोर्ट? तो ये फुल कोर्ट कौन बनाएगा? काजी साहब बनाएंगे। बात फिर वही है ना सर, बेंच का तो इख्तियार है, लेकिन फुल कोर्ट जो है वो तो देखें, मंसूर अली शाह की भी राय आ गई, इन सब की राय यही है कि भाई इस टाइप का जो इश्यू है, देखें अब बंदियाल साहब अपना मामला पेंडिंग छोड़ जाते हैं, उसको कंक्लूजन नहीं देके हतमी नहीं वो कर जाते, तो साफ ज़ाहिर है कि जो नए चीफ जस्टिस वही जो जिसको मैं कह रहा हूं ना माइंड्स बिछा के जा रहे हैं, ये माइंड्स होगी। अब उस माइंड्स को साफ जो है फुल कोर्ट के जरिए ही किया जाएगा, काजी साहब अकेले नहीं करेंगे। चलो बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का। एक और बात ऐड कर लें जाते जाते, सुप्रीम कोर्ट भी सुप्रीम है, पार्लियामेंट भी सुप्रीम है। सुप्रीम कोर्ट हुकूमत को तो ये हुक्म देती है कि आप अपने कानूनी मामलात में, हुकूमती मामलात में शफाफियत लाने के लिए मुस्तफ़ा इम्पैक्ट केस का फैसला दे के भी काबीना का हर हफ्ते इजलास बुलाएं। क्या पार्लियामेंट कानून साजी करके सुप्रीम कोर्ट नहीं कह सकती कि आप ही एक महीने में एक मरतबा फुल कोर्ट का इजलास बुला के फैसले किया करें? लेकिन ये भी तो हो सकता है कि चीफ जस्टिस बनने के बाद वो फुल कोर्ट नहीं, अवाम की मुंतखब हुकूमत को आप पाबंद कर रहे हैं कि हर हफ्ते बैठ के इजलास बुलाएं, और वो 191 के नीचे रूल्स जो हैं उसको अमेंड कर दिया जाए।
बंदियाल साहब की बात हो रही थी। सबसे क्यों बेहतरीन जी? तरीका यही है। ऐसा भी सबसे मुमकिन हो बेहतरीन सकता तरीका है ये ना? कि अगर आपने लेजिस्लेशन आपको को नहीं समझता है कि माना, ये इतनी स्मूथ सेलिंग रहेगी कि फुल कोर्ट के अंदर काजी फैज साहब कहेंगे और वो लोग बात नहीं, मान नहीं, लेंगे? majority तो होगी उनके ना? लिए भी मसाइल Majority तो से फैसला होना होंगे, ना? मसाइल तो होंगे। यही तो मसला है। अभी जाते जाते चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जब निगरान सेटअप आया तो बड़ी तारीफें कर रहे थे। मैं भी नहीं, यार एक दिन हुआ निगरान सेटअप को आए हुए, तो इनको पता भी चल गया कि सेटअप के अंदर बहुत दुनिया के कमाल तरीन दिमाग बैठे हुए हैं। ये बड़ी ऐसी तारीफें कर रहे थे। मैं समझा कि यार पीछे कोई रीजन होगी, ऐसी बात नहीं है। फिर मुझे पता चला कि भाई इन्होंने दोबारा मैसेज भिजवाया कि मैं तो जा रहा हूं, एक जज सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है, मतलब वैकेंसी पेंडिंग है, तो मुझे इजाजत दें कि मैं एक जज अपना लगा जाऊं, हुकूमत मुझे वोट दे। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। यही जो फुल कोर्ट है कि मेरे जाने के बावजूद आप कैसे ये बात कह सकते हैं, मतलब बगैर किसी ऐसे कैफे की बुनियाद सर, पर? नहीं देखें, इनके मौकल ने जब उन्होंने इनकार किया, जब उन्होंने कहा कि सॉरी ऐसा नहीं हो सकता, तो उसके बाद इन्होंने केसेस कौन से लगा दिए आपके सामने है। कोशिश की कि इमरान खान तोशा वाला मामला इन्होंने एकदम लगा दिया ना गैर मुअस्सर होने पे। पूरी दुनिया कह रही है कि ये दरखास्तें गैर मुअस्सर हो चुकी हैं, लेकिन उसके ऊपर इन्होंने हाई कोर्ट को भी बाउंड कर दिया। और उसमें दो रीजन थी। एक ये रीजन थी कि उन्होंने इनकार किया, तो इन्होंने कहा कि मैं थोड़ा सा ब्लैकमेल अटेम्प्ट करूं, वो भी की। और दूसरी जो बात है, एक इनके दिमाग में ये भी था रेटिंग कि मेरे सादिक अमीन को, जिस इमरान खान को इसने कहा ना ये 62 और 63 में पूरा उतरता है, स्टैंप लगाई बंदियाल साहब ने, तो मैंने जो उसको सादिक अमीन कहा, जज हुमायूं दिलावर होता कौन है उसको बददियानत और चोर साबित करने वाला। इस वजह से देखें जी, बहरहाल अब ये तो जो बंदियाल साहब का दौर था, उसके ऊपर आपने तैयब बलोच, अपना इमरान वसीम और जनाब जांजेब अब्बासी साहब के धुआंधार दलाइल जो हैं वो सुन लिए। दलाइल के तबसरे जो यही है ना। तो अब अगले मरहले की तरफ बात करेंगे, और वो होगा इंशाल्लाह अगली नशिस्त के अंदर कि जब काजी फाइज आएंगे तो उनको क्या क्या चैलेंजेस होंगे, और क्या काजी फाइज ईसा के चीफ जस्टिस बनने के बाद वो सब कुछ होता रहेगा जो हो रहा है। शरह दस्तूर से अब्दुल कयूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।